press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के किन्हीं दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर परिसीमा प्रतिबंध क्या होते हैं। बाउंड्री कंडीशन हमें पूछी गई है। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? देखिए, जब कोई EMW जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है किसी परिसीमा पर आपतित होती है तो वो उसके साथ किस प्रकार से बाउंड्री कंडीशन बनाती है, ये हमें इसके बारे में व्याख्या करनी है कि इसके ऊपर और इसके नीचे वाले पृष्ठ पे जो बाउंड्री कंडीशन होती है, इनके घटक जो होते हैं क्या वो कंटिन्यूस होते हैं या नहीं होते हैं। तो EMW जो होती है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें दो पार्ट हमारे होते हैं मुख्य। एक होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसके साथ साथ दो घटक और होते हैं, एक होता है चुंबकन क्षेत्र और एक होता है विस्थापन सदिश D वेक्टर। क्योंकि मुख्य हमारे E वेक्टर और B वेक्टर होते हैं, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं के परिसीमा प्रतिबंध को ज्ञात करेंगे। तो एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। बेसिकली EMW को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। ये Z दिशा है, ये Y दिशा है, ये X दिशा है और ये Y दिशा है। अब आप अगर E वेक्टर को इस तरीके से दिखा रहे हैं तो जो B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, कुछ इस प्रकार से। मैं कहूं तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार से इसका डायग्राम जो है वो हम दिखाते हैं। अब ये जो वेव है ये E वेक्टर की होती है, विद्युत क्षेत्र की होती है, और ये वेव जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की होती है। जिस तल में E वेक्टर कंपन करता है उसे कंपन तल कहा जाता है, वाइब्रेशन प्लेन कहा जाता है। और जिस तल में चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता है उसे आप ध्रुवण तल कहते हैं, पोलराइजेशन प्लेन कहते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो E वेक्टर है वो X और Z तल के अंदर अपना कंपन करता हुआ आगे बढ़ता है। इस तल को क्या कहते हैं? कंपन तल कहते हैं। और आपका B वेक्टर जो है वो Y और Z तल में कंपन करता हुआ आगे बढ़ता है, इसे हम कहते हैं ध्रुवण तल। तो ये मान लीजिए Z डायरेक्शन है हमारे पास, और इस प्रकार से यानी कि इधर होगा आपका X। अगर आप X इधर मानते हैं, ये मान लो X है, ये X है, ये Y है और ये है Z। तो जो E वेक्टर है वो X Z में चलेगा, X और Z में, यानी कि X ये यहां पर है, Z यहां पर है, इस प्रकार से ये चलेगा और यानी ये इसके लंबवत होगा। तो और B वेक्टर जो है वो Y और Z में चलेगा, ये Y है, ये Z है, ये इस प्रकार से चलेगा। तो ये इस प्रकार से चल रहा है, ये इस प्रकार से चल रहा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत जा रहे हैं। और तरंग जो संचरण की दिशा जो है वो इन दोनों के भी लंबवत है, यानी तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तीनों कोण E वेक्टर, B वेक्टर और तरंग संचरण की दिशा, तो इस प्रकार से तीनों लंबवत होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो दिशा होती है वो E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, जो Z दिशा में होती है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का जो प्रोपेगेशन है उसमें E वेक्टर और B वेक्टर दो मुख्य होते हैं। तो इनमें से हम B वेक्टर और E वेक्टर के लिए बाउंड्री कंडीशन को पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास आता है B वेक्टर का परिसीमा प्रतिबंध। परिसीमा प्रतिबंध, B वेक्टर का परिसीमा प्रतिबंध जो है वो हम किस प्रकार से बनाएंगे? इसके लिए हमें चुंबक क्षेत्र का गाउस नियम जो होता है, बंद पृष्ठ में टोटल चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है, उसका उपयोग करना होगा। इससे पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूं, एक पिल बॉक्स बनाता हूं, इसे कहते हैं पिल बॉक्स। ये पिल बॉक्स है और 3 सरफेस इसमें दिखाए गए हैं। ये सरफेस जो है ये S2 है, ये सरफेस जो है वो S1 है, इसका यूनिट वेक्टर N1 कैप है, इसका यूनिट वेक्टर N2 कैप है, इसका अनुप्रस्थ काट एरिया A है और पिल बॉक्स की जो हाइट है वो है H।
ये पृष्ठ है आपका S3। ये पृष्ठ क्या करता है, एक परिसीमा बनाता है। इससे ऊपर माध्यम फर्स्ट है, इससे नीचे माध्यम है सेकंड। तो यहाँ माध्यम है फर्स्ट और यहाँ माध्यम है सेकंड। ये फर्स्ट माध्यम है, ये सेकंड माध्यम है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र के गाउस नियम जो है लगाना पड़ेगा। यानी आप कहें कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ में जो क्षेत्रफलीय समाकल होता है, क्षेत्रफलीय समाकल होता है वो हमेशा शून्य होता है। यानी कि एस बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0। अब ये जो डी ए वेक्टर है ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। इसको मेरे को यूनिट वेक्टर के पदों में व्यक्त करना होगा। तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर एकांक सदिश बराबर एन कैप बराबर क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन एन, यानी सदिश बटे सदिश का परिमाण होता है। यहाँ पर डी ए वेक्टर है तो मैं इसके पदों में इसको डिनोट करना चाहूं तो डी ए वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, डी ए। ये एन क्यों आया, क्यों एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है तो सदिश जो है मैग्नीट्यूड से हट जाता है और हमारे पास सिर्फ परिमाण रहता है। अब ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, एन कैप भी डायरेक्शन को है। यूनिट इनका जो मैग्नीट्यूड है उनका परिमाण इकाई होता है, यूनिट होता है। तो मैं अगर डीए की जगह एन कैप लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीप्लाई कर दूं डीए से और बराबर आ जाएगा डी ए वेक्टर, यानी डी ए वेक्टर की जगह एन कैप डीए में पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा एस बी वेक्टर डॉट एन कैप डी ए बराबर 0। ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे उस बॉक्स को तो पिल बॉक्स के अंदर 3 पृष्ठ हैं और ये जो टोटल सरफेस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इक्वेशन 2, ये टोटल एरिया को अपने को दिखा रही है। तो इसको हम 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे और इस समीकरण को 3 भागों में हम लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखना चाहें कि ये जो पिल बॉक्स है इसके 3 पृष्ठ हैं, 3 भागों से मिलकर बना है, S1, S2, S3 और उनसे संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र है वो S1 से संबंध रखता है B1 वेक्टर, S2 से संबंध रखता है B2 वेक्टर और S3 से संबंध रखता है B3 वेक्टर। और इनसे संबंधित जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो B1 से संबंध रखता है N1, B2 से रखता है N2 और B3 से रखता है N3 कैप। तो इस समीकरण को हम इन घटकों के अंदर व्यक्त करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पहला पृष्ठ आएगा S1, यहाँ पे ये हट जाएगा क्योंकि टोटल क्लोज था पूरे का। S1 आ जाएगा, B की जगह जाएगा B1 वेक्टर, N कैप की जगह जाएगा इसका संगत एकांक सदिश N1 कैप और DA प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए जाएगा S2 B2 वेक्टर डॉट N2 कैप DA प्लस S3 B3 वेक्टर डॉट N3 कैप DA इक्वल टू 0। ये हमारे घटकों के अंदर आ गया। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र का परिसीमा प्रतिबंध हो या विद्युत क्षेत्र का, हमें जो पिल बॉक्स है उसकी जो हाइट है उसको नगण्य लेना होता है। तो जब हम इसकी हाइट को नगण्य लेंगे तो होगा क्या, यहां से ये हाइट जब हम 0 ले लेते हैं h टेंड्स टू 0 तो ये जो पृष्ठ है वो यहां आ जाएगा और ऊपर वाला पृष्ठ नीचे आ जाएगा, यानी इस S3 का अस्तित्व है हम कह सकते हैं खत्म हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी पद होगा वो 0 हो जाएगा। इससे संबंधित पद ये है तो ये पद हो जाएगा 0 और हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएंगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी S1 B1 वेक्टर डॉट N1 कैप DA प्लस S2 B2 वेक्टर डॉट N2 कैप DA बराबर 0। तो ये पद 0 हो गया। अब आप देखेंगे कि यहां पर जब ये 2 ही स्टेप बचे हैं और h का वैल्यू हमने 0 ले ली, h टेंड्स टू 0 ले ली, तो जो S3 है वो खत्म हो जाता है और ये जो दोनों माध्यम की जो पृष्ठ थे S1 और S2 बिल्कुल ये क्लोज आ जाएंगी और जब क्लोज आ जाएंगे तो हम इनको एक ही पृष्ठ मान सकते हैं। तो S1 और S2 कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर नहीं होगा फिर, तो मैं इसको सिर्फ एक
इंटीग्रेशन से डिनोट कर देता हूं एस से, और यहां पे मैं लिख देता हूं b1 वेक्टर डॉट n1 कैप dA प्लस b2 वेक्टर डॉट n2 कैप dA बराबर 0। यहां से आप dA कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा b1 वेक्टर डॉट n1 कैप प्लस b2 वेक्टर डॉट n2 कैप dA बराबर 0। अब आप देखेंगे कि जब ये s टेंड्स टू 0 हो जाता है तो ये एरिया इतना तो बचेगा, ये s2 यहाँ आ जाएगा, s1 यहाँ आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल आपस में टच हो जाएंगे और एक ही माध्यम परिसीमा बन जाएगा, आधा इधर वाला आधा इधर वाला। लेकिन फिर भी एरिया 0 नहीं होगा, एरिया हमेशा ही इसका कुछ ना कुछ रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा b1 वेक्टर डॉट n1 कैप प्लस b2 वेक्टर डॉट n2 कैप बराबर 0। ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं एक यूनिट वेक्टर मानूं जो माध्यम 1 से माध्यम 2 की तरफ हो, यदि एकांक सदिश माध्यम 1 से माध्यम 2 की ओर, इसको मैंने मान लिया n12 कैप हो, तो n12 कैप हो तो n12 कैप है, तो देखिए इसमें हम इक्वेशन में क्या करेंगे, अगर ये n12 कैप है तो आप देख सकते हैं कि n1 कैप कहाँ है, n1 कैप इस दिशा में है और n12 कैप जो हमने लिया 1 से 2 की ओर वो नीचे की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड एक है, बराबर है, क्योंकि ये इकाई सदिश है। तो n1 कैप जो है वो माइनस के n12 कैप के बराबर होगा, लेकिन n2 कैप जो है वो प्लस के ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो ये वैल्यू हम इस समीकरण में पुट करेंगे, तो आपके पास b1 वेक्टर डॉट n1 की जगह वैल्यू पुट करूंगा माइनस के n12 कैप प्लस के b2 वेक्टर डॉट n2 की जगह क्या जाएगा n12 कैप बराबर 0। यहां से हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये आएगा b1 वेक्टर डॉट n12 कैप बराबर b2 वेक्टर डॉट n12 कैप बराबर 0। ये दोनों बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और b1 वेक्टर बराबर आएगा b2 वेक्टर, यानी ये बराबर आ जाता है। इसका मतलब है कि दोनों माध्यमों के जो परिसीमा प्रतिबंध है चुंबकीय क्षेत्र के वो तत्व होते हैं, ये इस पे लागू रहता है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम इससे रिलेटेड विस्थापन सदिश जो होता है उसको भी व्युत्पन्न कर सकते हैं, वो भी अपना जो है वो बराबर आएगा, जैसे 1n कहें और दूसरा रिलेशन ये 2n होगा, इस प्रकार से इसका डेरिवेशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र का जो परिसीमा प्रतिबंध है वो भी ज्ञात करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन उसमें यूज होता है और मैक्सवेल की जितनी भी इक्वेशन है उन सब की वीडियो हमने बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको देख सकते हैं अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन नहीं पता है तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।